क्योंकि ये फैसला सिर्फ बाढ़ से बचने के लिए नहीं लिया गया था। इसके पीछे एक गहरी रणनीतिक सोच थी। पहली वजह थी नदी का भूगोल। ढाका बंगाल के डेल्टा के और भी ज्यादा अंदर था। अच्छा। वहां से छोटी बड़ी सैकड़ों नदियों के जाल को नियंत्रण करना ज्यादा आसान था। उस समय अराकान मतलब आज के म्यांमार के समुद्री लुटेरे, जिन्हें मग कहा जाता था, वो बंगाल के तटीय इलाकों में बहुत लूटपाट करते थे। तो ढाका से उन पर नजर रखना आसान था। हाँ, उनसे लड़ना भी ज्यादा आसान था। और कोई आर्थिक वजह भी थी? हाँ, और शायद ये सबसे बड़ी वजह थी। उस समय तक पुर्तगाली, डच और अंग्रेज व्यापारी बंगाल में दस्तक दे चुके थे। व्यापार का जो केंद्र था, वो अब जमीनी रास्तों से हटकर समुद्री रास्तों की तरफ खिसक रहा था। सही। ढाका, चटगांव जैसे बंदरगाहों के ज्यादा करीब था और नदी के रास्ते सीधे बंगाल की खाड़ी से जुड़ा था। तो एक तरह से राजधानी का स्थानांतरण सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर जाना नहीं था। ये मुगल साम्राज्य की बदलती प्राथमिकताओं का संकेत था। वे समझ गए थे कि भविष्य का बंगाल नदी के किनारे नहीं बल्कि समुद्र के करीब बसेगा। और इस एक फैसले ने राजमहल के भविष्य पर, समझिए, ताला लगा दिया। इसका असर शहर पर कितनी तेजी से पड़ा होगा? बहुत, बहुत तेजी से। उस जमाने में एक शहर की पूरी अर्थव्यवस्था और पहचान सत्ता के केंद्र से जुड़ी होती थी। जैसे ही राजधानी ढाका शिफ्ट हुई, सूबेदार, उनका पूरा दरबार, सेना, बड़े अधिकारी, व्यापारी, कारीगर, सब चले गए। सब राजमहल छोड़कर चले गए। सत्ता का केंद्र बदलते ही शहर की आत्मा निकल गई। जो आलीशान महल और इमारतें कभी मुगलिया सल्तनत की शान हुआ करती थी, वो रातों रात वीरान हो गई। और फिर धीरे धीरे खंडहर बन गईं। बिल्कुल, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा और वक्त के साथ वो खंडरों में तब्दील होने लगीं। एक फलता फूलता शहर गुमनामी के अंधेरे में खो गया। और जब अंग्रेज आए, तब तक तो शायद उसका गौरवशाली अतीत बस एक कहानी बनकर रह गया होगा। हाँ, ब्रिटिश काल तक राजमहल की हैसियत घटकर सिर्फ एक छोटा मामूली सा कस्बा रह गई थी। अंग्रेजों ने रेलवे लाइन बिछाई जो राजमहल से होकर गुजरती थी, जिससे उसे थोड़ी बहुत अहमियत मिली, लेकिन वो अपने पुराने गौरव को कभी हासिल नहीं कर पाया। आज भी वहां के लोग उन खंडरों के बीच रहते हैं और शायद रोज उन्हें देखकर सोचते होंगे कि उनका शहर कभी क्या हुआ करता था। हम्म। वो खंडहर सिर्फ पत्थर और ईंटें नहीं हैं, वो एक पूरे युग की कहानी अपने अंदर समेटे हुए हैं। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो राजमहल सिर्फ एक भूला बिसरा शहर नहीं है। ये इस बात का एक शक्तिशाली प्रतीक है कि कैसे इतिहास में कुछ भी स्थायी नहीं होता। ये हमें सिखाता है कि कैसे वक्त, राजनीति की बदलती प्राथमिकताएं और प्रकृति की ताकतें मिलकर किसी भी जगह की तकदीर लिख सकती हैं। और मिटा भी सकती हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। और हमारे स्रोत का जो निष्कर्ष है, वो भविष्य की ओर एक महत्वपूर्ण इशारा करता है। क्या है वो? उसमें कहा गया है कि अगर इन ऐतिहासिक धरोहरों, इन शानदार खंडरों की सही तरीके से देखभाल और मार्केटिंग की जाए, तो राजमहल झारखंड का एक बहुत बड़ा विरासत और पर्यटन स्थल बन सकता है। ये सिर्फ अतीत को सहेजने की बात नहीं है, बल्कि उस अतीत का इस्तेमाल करके उस इलाके के लिए भविष्य के आर्थिक अवसर पैदा करने की बात है। मतलब इतिहास को बोझ नहीं बल्कि एक संपत्ति बनाया जा सकता है। बिल्कुल। सवाल ये नहीं है कि क्या ये हो सकता है, सवाल ये है कि इसे करने की इच्छा शक्ति कौन दिखाएगा। सोचने पर भी मजबूर करती है। हमने देखा कि कैसे एक साम्राज्य ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक राजधानी बनाई और फिर बदलती ज़रूरतों के हिसाब से उसे छोड़ दिया। ये हमें हमारे आज के आधुनिक शहरों के बारे में क्या बताता है? आज के हमारे हलचल भरे महानगर जो तकनीक और व्यापार पर टिके हैं, क्या वो भी भविष्य के ऐसे ही किसी बदलाव के सामने उतने ही नाजुक हैं? आज के कौन से शहर भविष्य के राजमहल बन सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, ये कौन तय करता है कि किसी जगह की विरासत को सहेजा जाएगा या वक्त की धूल में खो जाने दिया जाएगा?